बात नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी कब्जाने का कुछ गुंडे, दबंग, सत्ता पोषित, राजाश्रित मुसलमानों का खेल है। एक लाइन की बात है। पत्नियां थे। मैं तो पहला मांग करता हूं कि वक्फ कानून ही ध्वस्त किया जाए, खत्म हो जाना चाहिए। काश कोई उठता और इस देश में हर गली और मोहल्ले में वक्फ कानून जो आया था उसकी होली जलाई जाती। जैसे वर्शिप एक्ट था उसकी भी होली जलाई जानी चाहिए। ये दोनों कानून जो हैं वो बेहद खतरनाक कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक कोई लीगल जिसकी एंटिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी नहीं है, वो एक ट्रस्ट एनजीओ की तरह काम करता है जिसमें कुछ शेख सैयद मुसलमान हैं जो उसी के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है सर, लेकिन जो सरकार कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ही ईडी ने उनके घर छापेमारी की और उसके बाद घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली के कथित वक्फ बोर्ड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन होने के नाते ईडी का मानना है कि उन्होंने गलत तरीके से भर्तियां की थी। अब इस बात पर डिबेट भी छिड़ चुकी है, आपको डिबेट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश और दुनिया के बड़े मुद्दे से आप अपडेट रहें। 6 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब वो रेड हुई तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उन्होंने पोस्ट किया कि मेरी मदर इन लॉ हैं, वो बीमार हैं, और बड़ा बेतुका सा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या अगर मेरी गिरफ्तारी हो गई और इनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान से दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और वो गिरफ्तारी हो गई। सौरभ जी। जी हाँ, एक और नेता पर ईडी की रेड। हालांकि मामला पुराना है, ईडी पहले भी इनको हिरासत में लेने की बातें पहले भी आई थी, घंटों की रेड पहले भी चली थी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और इन्होंने उसमें जो भर्तियां करी वो गलत तरीके से करी, इन्होंने उसके बदले पैसा लिया, और ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसलिए इसमें कोई पुलिस की जांच या सीबीआई की जांच नहीं हुई होगी, उन्होंने ये फिर इंक्वायरी ईडी को दी है, तो ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग। बताइए प्रोफेसर संगीत रागी साहब, कहा जा रहा है मोदी जी झूठों के सरदार हैं, मुसलमानों के अरबों खरबों की संपत्ति पर नजर है सरकार की। मुझे लगता है कि जो काम आज शुरू हुआ है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी उसी समय शुरू कर देना चाहिए था। मैं 2-3 हिस्से इसके बोलना चाहूँगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? ये भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो एनिमी प्रॉपर्टी में वो जब संपत्ति जा सकती थी उन्होंने एक वक्फ को सौंप दिया। भारत के हिंदू जो वहाँ पाकिस्तान थे उनकी तो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी में चली गई, और यहाँ के मुसलमान जो है जाते जाते एक पेज पर लिख करके चले गए कि ये वक्फ को हम दे देते हैं, वो वक्फ की संपत्ति हो गई। उसके अतिरिक्त ये जितनी संपत्तियां थे, मैं तो पहला मांग करता हूं कि वक्फ कानून ही ध्वस्त किया जाए, खत्म हो जाना चाहिए। काश कोई उठता और इस देश में हर गली और मोहल्ले में वक्फ कानून जो आया था उसकी होली जलाई जाती। जैसे वर्शिप एक्ट था उसकी भी होली जलाई जानी चाहिए। ये दोनों कानून जो हैं वो बेहद खतरनाक कानून है। जो संपत्ति इनकी है नहीं वो इन्होंने अपने इंक्रोचमेंट के तहत लिया है। 3.5 लाख एकड़ जमीन जो थी आज से कुछ वर्षों पहले थी, ये 7.5 लाख 4 लाख एकड़ जमीन कहां से एक्स्ट्रा 8.5 हो गई है। ये कहां से जमीन आ गया भाई? इंक्रोचमेंट नहीं है तो आपने उसका जो क्लॉज है उसको आप एक एक करके बारीकी से देखें। 1954 से पहले तो था वक्फ बोर्ड, नेहरू ने उसमें लाया, नेहरू के बाद जो है वो नरसिंह राव के समय उसमें परिवर्तन लाया। सबसे ज्यादा खतरनाक परिवर्तन जो है वो यूपीए काल के दरमियान आया। आपने उसको ट्रिब्यूनल का दर्जा दे दिया है। वो ट्रिब्यूनल कौन सा है? वो मुसलमानों का ट्रिब्यूनल है, सब तो वहीं जा रहा है, उन्हीं को तय करना है। ऐसी स्थिति में आज तक मैंने इस प्रकार का ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन तो देखा नहीं है। आप सबसे ज्यादा मंदिर यहां पर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के मंदिरों का कितने सरकारी संपत्ति उसको सरकार अपने कब्जे में लिए हुए है जी। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार के कब्जे में हैं। यदि स्टेट रेगुलेट करती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सेकुलर डोमेन ऑफ इवन रिलीजियस कम्युनिटी कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। और यदि सरकार रेगुलेशन के लिए कर रही है, उनको यह पता करने के लिए कितना जमीन इन्होंने हड़पा है। ये कोई धार्मिक आजादी का मामला नहीं है जो बताया जाता है। बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक
कोई लीगल जिसकी एंटिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी नहीं है। वो एक ट्रस्ट एनजीओ की तरह काम करता है जिसमें कुछ शेख सैयद मुसलमान हैं जो उसी के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है सर, लेकिन ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, इसके अलावा और उलेमा काउंसिल, फलाना बहुत सारी होंगी, ये अगर इसमें जाहिर है इसके अंदर बहुत आम मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये उस आम मुसलमान का मन बनाने का काम करते हैं ना, ये ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। और वो ओपिनियन आपने सुन लिया अभी उनकी जो थी, देखिए सरकार तुम्हारी दुश्मन है। देखिए ये ओपिनियन इसलिए बन पा रहा है क्योंकि काउंटर नैरेटिव नहीं है, और काउंटर नैरेटिव जो है वो हमारे सिर्फ यहां टेलीविजन के कैमरे तक आकर के सिमट जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है इस लड़ाई को सड़क तक ले जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको चाहिए कि गली मोहल्ले में जाकर के गांव-गांव तक इन चीजों को आप बताएं। सड़क पर क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लैंड जिहाद भी एक हिस्सा है। आप मजार जो आप देखें, आप जाकर के ये सब यहां उत्तराखंड के आप यदि जंगलों में अभी आप देखें, जंगल के अंदर 30 किलोमीटर एक मजार है, उसके बगल में दूसरा मजार है, उसके बगल में तीसरा मजार है। आप ऐसी चीजें, और फिर वो क्या कहा जाता है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। मेरा कहना केवल इतना, ये काम सरकार कर रही है, सरकार कानून बना रही है, वो करे, लोग क्यों सड़कों पर उतरे? इसके लिए तो सरकार को करना चाहिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन वो गरीब मुसलमान उतरे, क्योंकि उसका हक लोग मार रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई, पहली बात तो इसमें कहीं हिंदू नहीं है, और अगर वक्फ की प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो एक तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एनमी प्रॉपर्टी को उन्होंने वक्फ में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है जिसको ज्यादातर मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये तो था कि गरीब, यतीम, विधवा, गरीब गुरबा के लिए, आपने किया क्या? आपने उस प्रॉपर्टी को कुछ लोगों की जो राज कृपा पे मुसलमान है, यानी जो सरकारी मुसलमान है, उनको आपने ठेकेदारी दे दी। यानी किसी अर्थ सरकार को लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम मुसलमानों को नहीं दे पा रहे हैं तो एक तरीका है, चलो इसको वक्फ में डाल दो। है वो सरकार के जरिए ही चल रही। अगर सरकार के जरिए अभी तक चल रही थी, अभी भी चल रही, तो फर्क क्या है? मूल मुद्दा क्या? उससे कैसे आप संपत्ति का मैनेजमेंट करेंगे? तो मैनेजमेंट क्या कोई वो इस्लाम का, अल्लाह का, कुरान का, हदीस का, उससे कोई लेन देन नहीं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है, तो प्रॉपर्टी बेस्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, उसको आप खोज के लाइए। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या किसी का भला हो रहा है? अगर भला हो रहा है तो आप जरा बताइए, कितने विद्यालय चल रहे हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितनी गरीब बच्चियों की शादी करा दी, कितने मुसलमानों को आपने ऊपर ला दिया। फिर सच्चर कमेटी से लेके सारे आयोगों में क्यों आप सबसे नीचे मुसलमान हैं? सर बात वही है, मैसेजिंग की। मतलब हुआ आपने कहा गरीब मुसलमान सड़क पर उतरे, गरीब मुसलमान आपकी सुनेगा या उनकी सुनेगा जिनकी अभी बातें सुनाई? नहीं, सुन तो रहा है, ऐसा नहीं। अगर वो न सुन रहा होता, थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप करूंगा। ये सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं है, ये मामला हिंदुओं का है। यदि पूरा का पूरा गांव हिंदू का है, उसको वक्फ संपत्ति आप घोषित कर दे रहे हैं। यदि ये मंदिर है जो 1500 साल से है, 1600 साल से है, उसको आप वक्फ की संपत्ति आप घोषित कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि उसको साबित करना पड़ रहा है। तुम साबित नहीं, ये साबित नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारे ये नक्शे में ये था, कब कहां से हमारी संपत्ति है, हमने डिक्लेयर कर दिया, आप उसको प्रूव करिए। लोगों ने सरकार बना दी, सरकार अपना काम कर रही है। एक लाइन से जोड़ दूं, ये जो अमानतुल्लाह खां जी आज चले गए जेल, तो इनका कार्यक्रम था और वो वीडियो बड़ा वायरल होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि ये देश का सबसे अमीर बोर्ड बन जाए। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि ये मुकेश अंबानी जो कहे कि एक सबसे बड़ा आदमी है, उसको वो भी वक्फ की जमीन पर उसने बना लिया। तो उन्होंने कहा हम होते तो ढहा देते। आप जरा सोचिए, यानी सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाएंगे। एक वक्फ का बोर्ड जिसकी कोई मतलब, जिसको कहते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कोई लीगल, उसमें बहुत कुछ है, आपने एक तय किया अपीजमेंट के लिए, तो ये भी एक मुस्लिम अपीजमेंट का मसला है और इस पर निश्चित तौर पर डिबेट होनी चाहिए, चौक चौराहे पर बहस होनी चाहिए और गरीब मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि उसका कितना भला इससे हो पाए। समीर जी, देखिए कल ओवैसी तेलंगाना में गरज रहे थे, उनके साथ बाकी मुस्लिम लोग गरज रहे थे, तो उनका दर्द क्या है? उनका दर्द वही है जिस आरोप में आज अमानतुल्लाह का गिरफ्तार हुए कि वक्फ की संपत्ति का निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना। वही ओवैसी हैदराबाद के अंदर कर रहे हैं। उनका फार्म हाउस बना हुआ है और कल एक खबर आ रही थी कि ओवैसी का जो पूरा स्टाफ है उनकी तनख्वाह वक्फ का जो पैसा आता है उससे दी जाती है। घर में खाना बनाने वाले, उनके ड्राइवर, उनके फार्म हाउस के माली जो है, उनके वहां के जो केयर टेकर है, 65 लोगों का स्टाफ है ओवैसी का, जिसकी तनख्वाह वक्फ बोर्ड में जो पैसा आता है उससे दी जाती है। तो ओवैसी को तकलीफ क्यों नहीं होगी जब 65 लोगों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड चला रहा है? अब जब वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई होगी तो ओवैसी को या तो जेब से पैसा देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई का, या 65 लोगों को हटाना पड़ेगा।
तो ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके रखा है, अपने फार्म हाउस बनाए, अपने उद्योग धंधे चला रहे, जमीनों पे कब्जा करके अपने लोगों को वहां नौकरी पर रख रहे हैं और उनको नौकरी पर रखे, उनसे अपना पर्सनल काम आप कह करवा रहे रहे हैं इलीट मुसलमानों का दर्द है केवल। पूरा इलिट मुसलमान को एक क्लब है ये पूरा, जो वक्फ 200 दिन नहीं हुए सरकार को आया और वक्फ का कानून ला दिया, मुसलमानों के पीछे पड़ गए। विजय जी, सौरभ जी, अभी जितने आपने बयान सुनाए सारे लोगों के, सैफुल्लाह साहब के, असदुद्दीन साहब के, अरशद मदनी के, उससे एक बात साफ हुई, जो सरकार को उस नैरेटिव पर काम करना चाहिए, ये जो लोग इस पर काम कर रहे हैं कि वो मजहब की, धर्म की बात नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और यदि आपको याद हो, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये मसला प्रॉपर्टी का है, धर्म का नहीं है। पहले इस बात को नहीं, वो सब भी बात प्रॉपर्टी के झगड़े की हो रही है ना, प्रॉपर्टी पर कब्जा है, प्रॉपर्टी सरकार हथियाना चाहती है, तो असली चिंता तो प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी किसकी है लेकिन? वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई ना, अल्लाह की प्रॉपर्टी कैसे ले लोगे भाई? प्रॉपर्टी की चिंता अल्लाह की नहीं हो रही है, चिंता प्रॉपर्टी की हो रही है ना। हाँ। और उसमें 2-3 चीजें हैं। एक जो था 1947 वाला जो मसला था, उसको छोड़ दीजिए कि जितना था वो बड़ी हिस्सा है। एक जमीन है जो हिंदुओं की जमीन थी, उसको किस तरह से कब्जा किया गया। तीसरी जो बड़ी जमीन है वो है सरकारी संपत्तियां, जो रेलवे के पास थी, जंगलों के पास थी, है तमाम क्योंकि अब उन जमीनों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था, तो वो आपने वक्फ के पास कब्जा कर ली। तो इन सबको ठीक तरीके से कैसे रेगुलेट किया जाए, और वो हिंदुओं की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई बहुत कम है मेरे हिसाब से। ये गरीब मुसलमान और ताकतवर मुसलमान की लड़ाई। एलीट शब्द थोड़ा सा अंग्रेजी का दूसरे तरीके का होता है। सब लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे आप कहां आपको आवाज सुनाई दी सड़क पर सुनाई गरीब नहीं मुसलमान दे रही, की? क्योंकि गरीब की तो सुनवाई कोई नहीं जो करता निकला हो ना। कि नहीं ये बिल आना चाहिए, मोदी जी हम आपके साथ हैं, ये बिल लेकर के देखिए, कौन दिखाई दे रहा है 3 आपको? तलाक का जब बिल आया था तब भी वही लड़ाई हो रही थी। आवाज भले न सुनाई दे, और गरीब लेकिन की जो आवाज तो सुन ऐसे रहे नहीं होंगे, होती ना। उनको भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि भैया हमारे नाम पे तो इतनी 8.5 लाख एकड़ मैं प्रॉपर्टी। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, वो आपकी सुनेगा या ओवैसी की, सैफुल्लाह रहमानी की सुनेगा, अरशद मदनी सुनेगा, नैरेटिव बनाने वो उनकी सुनेगा। मुसलमानों का बधाई देने के लिए मिला है, मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल सौरभ जी, सर मैं आया 3 तलाक के मुद्दे पर भी क्या नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है? कितना नहीं वोट आए। मिल गया बता दें कोई? वही इस मुद्दे पर भी वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं आएंगे। आप सही कह रहे हैं, वो ओवैसी की सुनेंगे, वो नरेंद्र मोदी की नहीं सुनेंगे। विजय जी की बात मुझे पूरी। किसी के पास आए ना आए, लेकिन ये देश बात को मुद्दे- पहली बार हाँ। ये चर्चा हो रही है ना। आप जेन्युइन बात तो चर्चा बात आप करेंगे, genuine बात नहीं कर रहे, आप ये उसको political- प्रॉपर्टी कब्जाने का कुछ गुंडे, दबंग, सत्ता पोषित, राजाश्रित मुसलमानों का खेल है। एक लाइन की बात है। इसलिए अब मैंने- उसमें गरीब मुसलमान कितना खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, और वो नहीं खड़ा होगा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको राइट्स दिए हैं कि जो भी गरीब है उसके साथ वो खड़ा हो। फिर वो हिंदू मुसलमान नहीं, क्यों राइट्स देखेगा? नहीं दिए, मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ खड़ा हो। और ये आप बहस को अलग तरीके से ले जा रहे हैं कि नहीं उसको कितना वोट मिला नहीं मिला, ये मसला ही नहीं है। कितनी ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी बात सुने आप, मसला इसलिए है क्योंकि ये सब लोग उन्हीं लोगों को सड़क पर लाएंगे इसके खिलाफ, उनकी कोशिश यही है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो तलाक के वक्त भी लाए थे, 3 तलाक के वक्त भी। मैं ये कह रहा हूं कि एक इस शब्द पे फिर से मैं आपत्ति जाहिर कर रहा हूं, जब आपने कहा एलीट मुस्लिम। एलीट शब्द जो है ना, एक डिफरेंट कोनोटेशन वाला शब्द होता है। डकैतों में भी एलीट होते हैं। ये ताकतवर और जो अमीर जो मुसलमान हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है, वो चिंता। और अभी तो इस पर वक्फ बोर्ड पर चिंता हो रही है, अभी तो हमें इस पर ही चिंता नहीं की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी भी क्या